हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो सीरीज चल रहा है रामबाण सीरीज, इसका ये दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखें तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। और आपको जैसे पता है दोस्तों कि आईटीआई का जो प्रवेश परीक्षा होता है उसमें कुल मिलाकर के जो है आपका 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जो है 50 प्रश्न होता है जीके का। ठीक है। 50 प्रश्न किसका होता है? तो जीके का होता है। 50 प्रश्न आपका जीके का होता है, 50 आपका होता है जीएस का। ठीक है। और 50 आपका होता है मैथ का। 50 किसका होता है? मैथ का होता है। तो तीनों मिलाकर के आपका होता है 150 प्रश्न। तो 150 प्रश्न में आज हम लोग 100 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके और जीएस दोनों मिक्स प्रश्न होगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो परीक्षा में जो है बार बार आपका पूछा जाता है। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न को सिलेक्ट करके लाए हैं जो क्या हो रहा है, 10 साल से बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। ऐसे प्रश्न को हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। साथ ही आपको बता दें इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें थोड़ा सा एलजीआर स्टडी ऐप के बारे में। अगर आप एलजीआर स्टडी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ सारा चीज़ जो है वहीं पे आपको मिल जाएगा। एलजीआर स्टडी ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपल प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है एलजीआर स्टडी। ऐसे आप सर्च करेंगे एलजीआर स्टडी ऐप तो ये दो एप्लीकेशन आपके सामने आएगा। पहला ये वाला व्हाइट लोगो और दूसरा ये रेड वाला। ठीक है। ये दो एप्लीकेशन आपके सामने आएगा। इस दोनों एप्लीकेशन को आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। कोई ज़्यादा एमबी का नहीं है, ये सिर्फ 3 एमबी का एप्लीकेशन है। कोई ज़्यादा स्पेस आपके मोबाइल का नहीं लेगा। और ये रेड वाला जो एप्लीकेशन ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मतलब 10 या 12 एमबी का एप्लीकेशन होगा। इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको पेड कोर्स वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन बच्चों को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं, वो आप लोग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 300 अंक का होता है। और 300 अंक में अगर आप 200 अंक के आसपास लाते हैं तभी जो है आपका अच्छा रैंक मतलब आता है, और अच्छे कॉलेज में अच्छा ट्रेड आपको मिलता है। ठीक है। चलिए तो आपका समय ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। ठीक है। बोल रहा है कि भारत के कितने राज्य जो है समुद्र के किनारे हैं। यहाँ पे देखिए भारत के कितने राज्य जो है आपको समुद्र के किनारे हैं। तो आपको बता दें कि भारत के कुल मिलाकर के 9 राज्य जो है आपका समुद्र के किनारे है। कितने राज्य है समुद्र के किनारे? 9 राज्य जो है आपका समुद्र के किनारे हैं। तो यहाँ पे 3 आंसर इसका जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको बता दें कि 9 राज्य जो है समुद्र के किनारे हैं, साथ ही 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश भी जो है समुद्र के किनारे है, जिसको आगे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए तो आगे यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो 9 राज्य है आपका, 9 राज्य में आपका पहला है गुजरात। ठीक है। और दूसरा जो है आपका महाराष्ट्र है, जिसकी 720 किलोमीटर सीमा जो है आपका समुद्र से लगता है। और गुजरात आपको बता दें दोस्तों ऐसा राज्य है जिसका सबसे अधिक सीमा जो है वो समुद्र तट से लगता है, 1214 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1214 किलोमीटर जो है ये समुद्र तट से लगता है। ठीक है। मैप भी यहाँ पे हम डाल दे दिए हैं, मैप के सारे भी आप समझ सकते हैं। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक पट्टी, ये ब्लैक जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। इसके किनारे जितने भी स्टेट है वो सारे समुद्र से लगे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये आपका हिंद महासागर नीचे नीचे हिंद महासागर, ये आपका श्रीलंका हो गया। और इस साइड आपका बंगाल का खाड़ी पड़ता है, और इधर आपका होता है अरब सागर। ठीक है। तो ये तीनों तरफ से जो है आपका क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। जिसमें आपका पहला गुजरात आता है। गुजरात 1214.6 किलोमीटर जो है इसकी सीमा समुद्र से लगती है। दूसरे स्थान पे आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका 720 किलोमीटर सीमा जो है इसका समुद्र से टच करती है। तीसरे स्थान पे आता है आपका गोवा। गोवा का जो है सबसे कम सीमा जो है समुद्र से लगता है, 101 किलोमीटर। ठीक है। इसका सिर्फ 101 किलोमीटर सीमा जो है समुद्र से लगता है। ये बात आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। गोवा देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा राज्य होगा गोवा यहाँ पे। ठीक है। जिसकी राजधानी कहाँ है, पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ पे है, पणजी है। और ये सबसे कम सीमा जो है इसका समुद्र से लगती है। अगला कर्नाटक देखिए, कर्नाटक का जो है 300 किलोमीटर जो है लगता है समुद्र से। उसके अलावा आपका केरल हो गया, इसका 550 किलोमीटर लगता है। इसके अलावा आपका तमिलनाडु हो गया, इसका 980 किलोमीटर लगता है। और आंध्र प्रदेश 7वें नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपका पीला वाला राज्य दिख रहा है ये वाला, ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना।
उसके बाद आपका उड़ीसा और लास्ट में आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का भी 210 किलोमीटर जो है आपका लगता है किससे, समुद्र से लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का जो है ना वो आपका बंगाल की खाड़ी से लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैप के सहारे भी इसको आप ध्यान रख सकते हैं, और जब PDF मिल जाएगा ना तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसको देख लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा, क्योंकि इससे जो है 3-4 प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये पूछेगा कि कितने राज्य जो है समुद्री तट के किनारे लगते हैं, तो 9 राज्य हो गया, ये 9 राज्य आपके सामने हैं। उसके अलावा आपसे पूछेगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो उसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। ठीक है, दमन और द्वीप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया पांडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि किस राज्य का सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो समुद्री तट से लगता है, तो सबसे ज़्यादा आपका लगता है गुजरात का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका लगता है, गुजरात का। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस राज्य का सबसे कम सीमा जो है वो समुद्री तट से लगता है, तो वो है आपका गोवा। सबसे अधिक लगता है गुजरात का और सबसे कम किसका लगता है, गोवा का लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात जो है आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी, ठीक है ना, संरचनाएं होती है जो डैश के भीतर मौजूद होता है। तो ये जो आपका मौजूद होता है, ठीक है ना, ये आपका फेफड़े के अंदर मौजूद होता है। कहाँ पे मौजूद होता है, ये आपका फेफड़े के अंदर मौजूद होता है। तो एक आंसर यहाँ पे इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाइए, इसका थोड़ा सा हम थिकनेस जो है ज़्यादा कर देते हैं, इससे में क्या होगा, अच्छे से होगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन जो है आपका असत्य है। क्या बोल रहा है, असत्य। कौन सा कथन जो है आपका असत्य है ये बताना है। कौन सा कथन जो है असत्य है मतलब गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए असत्य कथन की बात की जाए तो यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा, तभी तो पता चल पाएगा कि कौन कथन जो है सत्य है और कौन आपका असत्य है, ठीक है। चलिए तो पहला ऑप्शन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, बिल्कुल ये सही कथन है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। दूसरा देखिए कटाई की गई फसल से भुस्से से बीज और दाना को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशरिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब आप कटाई के बाद क्या करते हैं, बीज को अलग करते हैं उससे और भूसे को अलग करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है आपका थ्रेशरिंग कहलाता है, ये भी आपका सही है। अगला देखिए फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहलाता है, नहीं ये आपका नहीं होता, उसको निराई नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। चौथा भी देख लेते हैं, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है। तो इसके अनुसार आपका 3 आंसर जो है बिल्कुल ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछ रहा है ना, तो असत्य कथन आपका यहाँ पे 3 है। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला देखिए अगले 4 नंबर प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा जा रहा है मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। तो देखिए मानचित्र और लेखा जो है ना वो बनाया जाता है किसके द्वारा, वो बनाया जाता है कार्टोग्राफर के द्वारा। किसके द्वारा, कार्टोग्राफर के द्वारा ये बनाया जाता है। 3 आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग, अगर आंसर आपको पता है तो, ठीक है। देखिए इसको देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है मलेरिया विनाशक कुनैन। आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया के उपचार में जो है कुनैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये कुनैन जो है इसको मलेरिया के रोग में प्रयोग किया जाता है इस दवा का। तो वही बोला जा रहा है कि मलेरिया विनाशक कुनैन डैश वृक्ष से मिलता है, मतलब ये जो कुनैन है यह किस वृक्ष से मिलता है। तो आपको बता दें बच्चों कि कुनैन जो है आपका ये मिलता है सिनकोना के वृक्ष से। कहाँ से मिलता है, ये आपका सिनकोना के वृक्ष से मिलता है। तो एक आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 का एक आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 6 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। किससे जुड़े कथन दिए गए हैं, वायु से जुड़े कथन दिए गए हैं नीचे आपको। इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अगर आपको वायु के बारे में पता होगा तो इस आंसर का जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। देखिए पहला कथन में बोला जा रहा है कि गतिशील पवन वायु कहलाती है, बिल्कुल ही सही कथन है ये आपका। गतिशील पवन ही क्या कहलाती है, वायु कहलाती है, ठीक है। दूसरा देखिए वायु गर्म होने पर फैलता है, बिल्कुल सही बात है। वायु को जब भी आप गर्म करोगे तो वो फैलेगा, और जब वो ठंडा करोगे उसके तो वो क्या होगा, वो सिकुड़ेगा। तो ये भी आपका सही है। अगला देखिए वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। एक बार फिर से इसको देखिए, बोल रहा है कि वायु कम दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की
ओर चलती है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। वायु जो है आपका कम दाब से उच्च दाब की ओर नहीं जाता है, उच्च दाब से कम दाब की ओर जाता है, ठीक है। तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ए और बी आपका सही है। तो ए बी किस में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ए और बी, तो ए का आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको वायु के बारे में ये 3 चीज़ें। गतिशील पवन को वायु कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और वायु गर्म होने पे फैलता है और ठंडा होने पे सिकुड़ता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वायु जो है वो उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर जो है बहती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है घटपर्णी जिसको पीचर प्लांट भी बोला जाता है विषमपोषी क्यों है। देखिए घटपर्णी का जो पौधा है वो अन्य पौधों से विषम इसलिए होता है क्योंकि जो है इसको नाइट्रोजन की जो है उतनी ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पे नाइट्रोजन कम भी होता है जिस मिट्टी में, वहाँ पे भी ये क्या होता है आसानी से उग जाता है, ठीक है। तो उन्हें मृदा में नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या है आपका और पौधों से ये आपका विषमपोषी होता है। तो 3 आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 8 नंबर देखिए, पूछा जा रहा है चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से देखना है। कहीं कहीं बच्चे क्या होता है असत्य को सत्य मान लेते हैं और सत्य को असत्य मान लेते हैं जल्दबाजी में, तो ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। आपको बता दें बच्चों कि चांगपा जो है ना, जिसको चंपा भी बोला जाता है, ये आपका अर्ध खाना बदोश तिब्बती लोग हैं, ठीक है। इसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देखिए पढ़ते हैं कथन को, फिर पता चलेगा कि कौन सा सत्य है और कौन असत्य है। देखिए चांगपा जो है आपका घुमंतू लोग है, बिल्कुल सही है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है, ये लोग घुमंतू थे। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, बिल्कुल सही बात है, ये लोग बकरियां वगैरह चराते थे और बकरियां ही इनकी जो है सबसे बड़ी पूंजी थी। अगला देखिए, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। नहीं, जब ये घुमंतू है तो एक जगह कैसे टिक कर रहेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन जो है बनती है, बिल्कुल सही है। यह एक खास प्रकार की बकरी पालते हैं ये लोग, जिससे क्या होता है बहुत ही एक खास किस्म का जो है मशहूर पश्मीना ऊन जो है से आपका क्या बनता है, स्वेटर वगैरह ये सब जो है बनता है आपका, ठीक है। तो इसके अनुसार आपका 3 आंसर जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य पूछ रहा था, तो 3 आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बच्चों अब अगर आप लोग को क्लास थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब भी कोई क्लास हो ना तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। क्योंकि इस चैनल पे ओनली फॉर ITI के लिए जो है क्लास चलता है, सिर्फ ITI। अगर आप ITI से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, या फिर अगर आप ITI प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अभी आप फॉर्म भरेंगे ना, उससे लेकर के और आपके एडमिशन तक जो है A to Z चीज़ हम आप लोग को क्या करेंगे, गाइड करेंगे, किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए 9 नंबर में इसमें पूछा जा रहा है बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है। इसका आंसर आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर जो बिहार के बच्चे होंगे, और क्योंकि ये बिहार ITI का ही तैयारी चल रहा है तो ज़्यादातर बच्चे तो बिहार के ही होंगे। तो इसमें बोला जा रहा है बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा, ठीक है, किस देश की सीमा जो है वो आपका जुड़ती है। तो देखिए बिहार राज्य से है ना, वो आपका नेपाल की सीमा जुड़ती है। किसका, नेपाल का सीमा जुड़ती है, मधुबनी साइड में, पूर्णिया उधर पूर्णिया कटिहार के साइड में जो है आपका ये सीमा जुड़ती है। तो आपका 4 आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना कि बिहार से जो है किस किस राज्य का सीमा जुड़ता है, ये तो आपका देश का सीमा हो गया। और जब पूछ दे कि किस किस राज्य का सीमा जुड़ता है, ठीक है, राज्य का सीमा, तब आप क्या बताएंगे, ठीक है। ये भी तो पूछ सकता है कि बिहार राज्य से किस किस राज्य का सीमा जुड़ता है। तो देखिए हमारा राज्य कौन कौन सा है पड़ोसी, तो पहला आपका यूपी हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका हो गया झारखंड, ठीक है, झारखंड का भी सीमा जुड़ता है। उसके बाद आपका हो गया पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का भी सीमा जो है बिहार से लगता है। और लास्ट में तो आपका एक सीमा लगता है नेपाल का, तो नेपाल क्या है, देश है। तो सिर्फ 3 राज्य का सीमा जो है बिहार से लगता है और एक देश का लगता है जो है आपका नेपाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से आप लोग। चलिए अगला देखिए, इसमें पूछा जा रहा है राकेश ने कहा। देखिए ये क्वेश्चन देखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो इसका आंसर 1 सेकंड में आप लोग निकाल सकते हो। क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता है ताकि बच्चे जो है उसमें थोड़ा उलझ जाए, जिसको नहीं पता रहता है। तो इसको अच्छे से देखिए, बोल रहा है राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है। क्या करना है इसको, हिमालय पर चढ़ना है। मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। तो जब ये ट्रेनिंग लेना चाहता है तो जहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है तो वहीं पे न जाएगा ये, ठीक है। इसके लिए मैं एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग का चयन किया है। इसके लिए यह एक संस्थान का चयन किया है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग।
नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? तो देखिए ये जो आपका संस्थान है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग, ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। लेकिन यह उत्तराखंड के किस जिले में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो ये जो है उत्तराखंड के काशी जिले में है, सॉरी उत्तर काशी में। कहाँ पे है? ये उत्तराखंड के उत्तर काशी में है। उसे उत्तराखंड और उसे उत्तर काशी, इसको आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग जो है ये आपका उत्तराखंड के उत्तर काशी में है। तो आपका 3 आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कभी कभी इसकी स्थापना के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो वो भी आप बात जो है याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी आपको 1965 में। 1965 में जो है 14 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 14 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता, ठीक है, नाथुला दर्रा का नाम आप लोग सुने होंगे, नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए प्राचीन काल में जो नाथुला का रास्ता है ना, ये आपका जाना जाता था सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग से। ठीक है, सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग, ये दोनों नाम से जो है जाने जाते थे। तो 3 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे 3 आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, इसको अच्छे से आप लोग अंत तक देखिए। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको हम बार बार बता रहे हैं। बीच में क्लास को छोड़ करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, अंत तक सारे क्लास को देखिए। और अंत में, ठीक है, अंत में आपका कितना सही होता है ना, कितना आपका सही होता है, कितना आंसर आप सही कर पाते हैं, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ सर इसमें हम इतना क्वेश्चन को जो है सही कर पाए। ठीक है, इससे पता चल पाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना है और कितना तैयारी कराने की और ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो जाने जाते हैं वो है आपका दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। 2 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि A B C D इस तरह से रहता है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 है। इसके लिए कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत होने वाली बात आपको नहीं है। ठीक है, कहीं पे क ख ग घ भी रहता है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। A B C रहे चाहे 1 2 3 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आपको बता दें बच्चों कि दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग एक बात और जान लीजिए कि यह जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, प्रथम पारसी। ठीक है, पारसी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी ये चुने गए थे। और ये कब हुआ था? तो 1886 में जो हुआ था ना कलकत्ता का अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें इनको प्रथम पारसी अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस का जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष जो इनको चुना गया था। ये बात भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको अच्छे से देखना है फिर आपके समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करिए। यहाँ पे सही कथन आपको बताना है किसके बारे में? खरपतवार के बारे में जो है आपका सही कथन कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, खरपतवार कोई भी किसान नहीं बोता है खेत में, ये अपने आप क्या होता है? उग जाता है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है। बिल्कुल सही है, ये जरूरी होता है। अगर आप खरपतवार को खेत से नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? खरपतवार जो है आपका पूरे खेत में फैल जाएगा और आपके फसल को जो है बहुत ही कमज़ोर कर देगा। तो इसको निकालना जरूरी होता है, तो ये कथन भी सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देता है। बिल्कुल सही है बच्चों। क्या करता है? खरपतवार जो होता है वो क्या करता है? अगर आप खेत में फसल के लिए खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तो उसका प्रयोग क्या करता है? ये खरपतवार भी कर लेता है और ये आपका ग्रो कर जाता है। तो ये भी कथन सही है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करता, नहीं करता है ये, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन कथन सही है? A B और C, ये 3 कथन सही है। तो 3 कथन किस में दिख रहा है? A B और C 3 में। तो 3 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगला देखिए 14 नंबर। पूछा जा रहा है कि अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली, ठीक है, अगर आपके कपड़े ने आग पकड़ ली, आप बैठे हो या फिर कहीं चल रहे हो तो आपके कपड़े में क्या हो गया? आग पकड़ लिया। जैसे अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, तो ठंडा में गांव घर में क्या करता है लोग? ऐसे आग जला लेता है, इसके चारों साइड से बैठ जाते हैं, चारों साइड से बैठ जाते हैं। ठीक है, और मान के चलिए आग जो है आपके कपड़े में पकड़ लिया। ठीक है, तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं होगा? ठीक है, क्या सही नहीं होगा? अगर आपके कपड़े में आग पकड़ लेता है तो क्या जो है सही नहीं होगा, क्या आपको नहीं करना चाहिए? ये बात यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए जब भी आपके कपड़े में आग पकड़ ले तो क्या सही नहीं है? देखिए आप जहाँ है वहाँ रुक जाइए, बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए। जहाँ पे हैं
आप वहीं पे आपको रुक जाना चाहिए, फर्श पर लेट जाइए, फर्श पे आपको लेट भी सकते हैं, ठीक है। अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़किए, ठीक है। चेहरा देखिए एक सेंसिटिव चीज़ होता है, आपका जो फेस होता है ना, ठीक है, आपका जो फेस होता है, अब पिक्चर नहीं बनाने आता हमको उतना अच्छा, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, आपका जो फेस होता है यह एक सेंसिटिव होता है, अगर ये आपका झुलस जाएगा तो फिर जो है अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अपने चेहरा को क्या करना चाहिए, हाथ से ढक कर लुढ़क जाना चाहिए, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देना चाहिए, नहीं बच्चों चारों तरफ दौड़ना आपको नहीं चाहिए, जैसे ही आप दौड़ेंगे तो एयर जो है, एयर का प्रेशर पड़ेगा और एयर के प्रेशर से क्या होगा, आपका आग और ज़्यादा धधकेगा और आप अधिक जल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, चारों तरफ दौड़ना शुरू नहीं करना चाहिए। तो आपका 1, 2 और 3 ये तीनों चीज़ सही है, आपका 4 जो है गलत है। तो सही नहीं पूछ रहा है ना, तो ये 4 जो है सही नहीं है, तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका 4 ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा है, ये तीनों तो सही है लेकिन 4 नंबर आपका सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है। ये सिंपल क्वेश्चन है, दार्जिलिंग जो है वो किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। दार्जिलिंग का नाम सभी लोग सुने होंगे, ये चाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है कि पूरे विश्व में चाय के लिए प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। और ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे स्थित है आपका, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 3 आंसर यहाँ पे इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि यह जो शिवालिक पर्वतमाला है ना, ठीक है, उसके जो लघु हिमालय है ना वहीं पे आपका ये स्थित है, ठीक है। और ये जो है चाय के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, किसके लिए, चाय के लिए आपका ये विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, विश्व में आपका प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये भी बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए 16 नंबर पूछा जा रहा है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये तो आपको पता होना ही चाहिए, अभी देखे होंगे टीचर वाला बहुत सारा वायरल हो रहा है कि बहुत को जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में भी नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हो जाता है आपका, अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, पूछने का संभावना इसका बनता है। तो बताइए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको बता दें बच्चों कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे ना वो थे आपके श्री कृष्ण सिंह। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। तो 2 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको बता दें कि इनको श्री बाबू का उपाधि दिया गया, ठीक है, श्री बाबू इनके नाम के आगे लगता है श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना, ठीक है। और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध थे, केसरी ये भी आपको ध्यान रखना है, केसरी के नाम से ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। चलिए और इनका जो कार्यकाल था ना ये आपका 1961 तक था। कब तक, 1961 तक जो है यही बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानी थी, पहले जो है मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी ये आपको बताना है। तो पहले जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वो आपका था गृहब्रज बोल लीजिए, या फिर इसको राजगृह बोलिए, या फिर हाल फिलहाल में ये आपका राजगीर अभी कहलाता है। पहले इसका नाम था गृहब्रज, फिर बाद में राजगृह बोला जाता था, और अब जो ये है आपका राजगीर बोला जाता है, ठीक है। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपका गृहब्रज थी, कहीं पे गृहब्रज भी लिखा रहे या फिर राजगीर लिखा रहे या राजगृह लिखा रहे, तो आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है, पूछा जा रहा है बढ़ई जो होता है ना उसका मुख्यतः संबंधित होता है, बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित है, मतलब बढ़ई का काम क्या है ये बताना है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग बता ही सकते हैं। तो बढ़ई का जो काम होता है वो मिट्टी से संबंधित नहीं होता है, मिट्टी से संबंधित काम कुम्हार का होता है, लोहा से संबंधित लोहार का होता है, और कपड़ा से संबंधित जो होता है ये आपका जो होता है व्यवसायी, ठीक है, उसका होता है। तो ये नहीं होगा, लकड़ी से संबंधित इसका काम होता है, किससे, लकड़ी से संबंधित होता है इसका काम, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए जो पलंग कुर्सी टेबल ये सब बनाता है आपका। अगला देखिए 19 नंबर पूछा जा रहा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम। तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो प्रचलित नाम है ना वो है आपका कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा इसका नाम है। एक आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको बता दें कि कर्क रेखा जो है ना वो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितना, 8 राज्य, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। आपको कभी पूछ दे कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरता है, तो ये आपका भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए 20 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है। ये यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन जो है आपको पानी के साथ क्या करता है, घोल बनाता है आसानी से, ये आपको बताना है। देखिए तेल तो पानी के साथ घोल बनाएगा नहीं, ठीक है, बालू बनाएगा नहीं, इसको तेल में पानी में घोलेंगे तो ये आपका घुलेगा नहीं, ठीक है। चौक का पाउडर है, ये भी आपका घोल नहीं बना पाएगा। लेकिन नमक को आप पानी में मिलाएंगे तो ये क्या होगा, घुल जाएगा पूरी तरह से, क्या होगा, पूरी तरह से घुल जाएगा।
तो 3 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें आपका PYQ का भी है। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न PYQ का ही है, मतलब पिछले साल जो पूछे गए प्रश्न है वो प्रश्न है, और बार बार ये प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। इसलिए इस क्लास को हम आज बहुत ही अच्छे से कराने वाले हैं आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिए आंसर बताते चल गए, क्वेश्चन लिए आंसर बताते, ऐसा नहीं है। उससे संबंधित अगल बगल की जो भी चीज़ें होगी ऑप्शन से संबंधित, उस सभी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। इसलिए क्लास को अंतिम तक अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी थोड़ा भी इसको मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, एक बार में अगर आप नहीं देख सकते पूरे क्लास को तो दोबारा फिर कभी उसको शुरू से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला 21 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें पूछा जा रहा है, फूली हुई पूरी तेल में तैरती है। पूरी जब फूल जाता है तो क्या होता है, तेल में तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। देखे हैं कभी फूली हुई पूरी को तेल में तैरते कि नहीं, बताइए। घर में आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, पूरी जब बनता है तो जैसे ही आप उसमें डालते हैं तो जैसे ही 1-2-5 सेकंड होता है तो वो क्या होता है, फूल करके तेल में तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है ना, ऐसा इसलिए होता है कि पूरी में वाष्प भरा होता है। ठीक है, जैसे ही वो फूलता है तो उसमें क्या होता है, वाष्प भर जाता है उसमें, इसके वजह से ये क्या होता है, तैरता है। तो 3 आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए वाष्प भरा रहता है तभी तो आप उसको फोड़ते, जैसे फूला हुआ निकालते हैं, जैसे उसको गर्म में ही आप उसको फोड़ते तो क्या होता है, कभी कभी आपका हाथ भी जल जाता है, आप देखते होंगे। चलिए 22 नंबर देखिए। इसमें पूछा जा रहा है, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं ना, अगर उसको एक बार आप सांचे में ढाल दिए, मान के चलिए उसको आप गर्म करके मुलायम बनाएं और किसी सांचे में ढाल दिए, ठीक है, तो उसको दोबारा जो है गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसा प्लास्टिक क्या कहलाते हैं। ठीक है, उसको दोबारा जो है गर्म नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार उसको सांचे में ढाल दिए तो ढाल दिए, दोबारा उसका आप जो है फिर से गर्म करके आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक जो क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे प्लास्टिक आपका कहलाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहलाता है ऐसे प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। वैसा प्लास्टिक जिसको आप एक ही बार सांचा में ढाल सकते हैं, दोबारा आप उसको गर्म नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोला जाता है। ठीक है, तो एक आंसर ही यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक आंसर ही आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पूछा जा रहा है, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है। मान के चलिए ये आपका दीवार है, ठीक है, और यहाँ से क्या करता है, एक आदमी कोई इसको धक्का देता है। ठीक है, एक आदमी जो है इसको धक्का देता है जोर से, तो आप दीवार को धक्का दोगे तो दीवार थोड़ी विस्थापित होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी जाएगा, वो हिलेगा भी नहीं आपसे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक मनुष्य एक दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तब वह जो है कितना कार्य करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी आप किसी वस्तु पे बल लगाकर उसको विस्थापित नहीं कर पाते हैं, तब जो आपका कार्य होता है वो आपका कोई कार्य नहीं माना जाता है, मतलब वहाँ पे कार्य जो है आपका शून्य माना जाता है। कितना शून्य माना जाता है। ठीक है, इस अनुसार आपका देख सकते हैं कोई कार्य नहीं करता। तो 3 आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर पूछा जा रहा है, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है। टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका सही है ये आपको बताना है। तो देखिए टीबी से बचने के लिए जो टीका दिया जाता है ना, वो टीका होता है आपका DPT। कौन सा टीका होता है आपका, DPT का टीका जो है टीबी से बचने के लिया जाता है। मतलब 3 आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, और BCG का जो टीका होता है ना, ठीक है, BCG आपको टीबी के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। और DT, एक DT टीका भी है, और एक है यहाँ पे आपका पोलियो का टीका। तो पोलियो का टीका तो पोलियो से बचने के लिए होता है। तो ये आपको एक सेकंड, BCG नहीं होगा यहाँ पे, एक सेकंड माफ़ी चाहेंगे। ठीक है ना, टीबी बोल रहा है ना, तो टीबी से बचने के लिए आपका BCG का टीका लिया जाता है। कौन सा, BCG का टीका जो है आपको लिया जाता है। BCG क्या, BCG का टीका लिया जाता है, जिसको बैसिलस कॉलमेटेगुरिन बोला जाता है। बैसिलस कॉलमेटेगुरिन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये टीका जो है आपका किससे बचने के लिए लिया जाता है, टीबी से बचने के लिए लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए और चलिए इतना सही आपका। इसमें 25 नंबर देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। नीचे जो 4 वक्तव्य दिए गए हैं इस पे विचार करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है आपका चयन करना है।
तो सबसे पहले वक्तव्य को देख लेते हैं ये क्या है, उसके बाद ही आप आंसर का डिसाइड कर पाएंगे। देखिए पहला बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है। बिल्कुल सही है, विषाक्त आपका हो सकता है खाद्य। ठीक है, जैसे सूक्ष्म जीव उसमें आएगा तो वो क्या कर देगा, खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देगा, ये आपका सही है। तेज धूप में ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देता है, नहीं, तेज धूप में अगर आप ब्रेड वगैरह को रखेंगे तो उस पर जो है कवक आक्रमण नहीं कर सकता है। कवक आक्रमण करता है आपका नमी वाले जगह पे। ठीक है, जहाँ पे नमी वगैरह होगा वहाँ पे आप रख देंगे ब्रेड को तो उस पर कवक जो है आक्रमण कर देगा आपका। ठीक है, तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसीलिए इनका उपयोग अचार को संदूषित से बचाने के लिए किया जाता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेल और सिरका में जो है आपका जीवाणु नहीं लगता है, इसलिए हम इसको प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें लग जाता है, इसमें नहीं लगता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, देखते होंगे घर में अचार में तेल डाल के रखा जाता होगा या सिरका डाल के रखा जाता है, तब अचार जो है बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल और सिरका में जो है आपका नहीं लगता है, इसमें जीवाणु वगैरह इसमें नहीं लगता है। ठीक है, ज़्यादा दिन तक इसको आप रख सकते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे 1 और डी हमको सही लग रहा है, इसके अनुसार आपका जो राइट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, केवल ए और डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहा है, गलत का नहीं। गलत का बोलता तो बी और सी हो जाता, लेकिन सही का बोल रहा है तो ए और डी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है, ये आपको बताना है। देखिए बिश्नोई जनजाति जो है ना, बिश्नोई जनजाति जो है आपका, ये आपका निवास करती है राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में ये आपका निवास करती है। तो 3 आंसर तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान से संबंधित ही जनजाति है। ठीक है ना, और इसके संस्थापक भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि बिश्नोई जनजाति के संस्थापक। ठीक है, संस्थापक। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे जम्भोजी महाराज। जम्भोजी महाराज याद रखेंगे आप लोग, जम्भोजी महाराज। ठीक है, बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे, जम्भोजी महाराज थे। और ये जो बिश्नोई जनजाति है ना, ये आपका राजस्थान से संबंधित है, ये राजस्थान में निवास करती है आपका। ठीक है, चलिए इतना आपके लिए काफ़ी है। और एक बात और इसके बारे में जान लीजिए कि ये लोग पर्यावरण प्रेमी जनजाति है। ठीक है, ये लोग पर्यावरण से बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं आपका। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 27 नंबर पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक वर्षा जो है भारत के किस राज्य में होती है, ये आपको बताना है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो आपका मेघालय में होता है। मेघालय नाम से ही स्पष्ट है, सबसे अधिक वर्षा आपका यहीं पे होता है। और मेघालय में भी एक जगह है मासिन राम, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, मासिन राम आपका। ठीक है, सीन राम, मासिन राम एक जगह है मेघालय में। यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा वर्षा आपका होता है। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, इंडिया की बात नहीं करते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा आपका जो है मेघालय के मासिन राम जो है यहीं पे आपका होता है। ठीक है, तो इस अनुसार से आपका 4 आंसर जो है सही हो जाएगा। कभी कभी मेघालय रहे तो मेघालय लगाइए, मासिन राम रहे तो मासिन राम आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है। तो देखिए दक्कन का जो पठार है ना, ये आपका भारत में ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये आपका भारत में ही स्थित है। 3 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे भी सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 कूट दिए गए हैं। ठीक है, 4 कथन को देखने के बाद जो है हमको आंसर करना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। यहाँ पे सही कथन के बारे में हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहला कथन देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप गेहूं का फसल रोपते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि गेहूं में और कुछ आप लगा देते हैं या फिर धान में कुछ और लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर जो है बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका फसल कहलाता है। तो एक तो आपका सही हो गया। अगला बढ़ा कि गेहूं की फसल का अर्थ है किसी खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हों। बिल्कुल सही। अगर आप गेहूं का फसल उगा रहे हैं इसका मतलब है कि उस खेत में सिर्फ आप गेहूं ही गेहूं बो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, दूसरा भी सही हो गया। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाता है। नहीं नहीं, वर्षा ऋतु में जो बोया जाता है वो आपका कहलाता है खरीफ फसल। ठीक है, कौन सा फसल कहलाता है, खरीफ। तो ये गलत हो जाएगा। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ नहीं, ये कहलाता है आपका रबी। तो ये आपका उल्टा हो गया है। जो वर्षा में उगाया जाता है उसको हम लोग खरीफ बोलते हैं और जो शीत ऋतु में उगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रबी फसल। तो ये दोनों आपका गलत हो गया। तो इसके अनुसार आपका सही आंसर जो हो जाएगा इस कूट में वो कौन सा होगा, देखिए केवल ए और बी।
तो एक आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ए और बी ही आपका सही है, और ये दोनों आपका गलत है। क्यों गलत है वो भी हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है। नोवाक जोकोविच जो है यह किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखिए नोवाक जोकोविच जो है ना, ये आपका टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। 3 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही, ठीक है ना, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है घेघा रोग। घेघा रोग के बारे में आप लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे, बहुत ही ये नॉर्मल है, ठीक है। घेघा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन आ जाता है। घेघा रोग जिसको होता है उसको जो है कहाँ पे सूजन आ जाता है, आँख में, जबड़ा, पेट या गर्दन। तो देख सकते हैं फिगर में, जिसको भी घेघा रोग होता है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं ये वाला, तो उसके जो है गर्दन पे इस तरह से सूजन आ जाता है, ठीक है। किस पे सूजन आ जाता है, गर्दन पे सूजन आ जाता है। तो 4 आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि घेघा रोग जो है वह किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपका होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। आयोडीन की कमी से जो है आपका घेघा रोग होता है, ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। और आयोडीन कहाँ पे मिलता है, तो अच्छे किस्म का जो नमक होता है ना, उसमें आपका आयोडीन प्रचुर मात्रा में मिल जाता है आपको, ठीक है। तो जब भी आपको नमक यूज करना चाहिए तो अच्छा नमक यूज करना चाहिए, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर पूछा जा रहा है, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है यह किस शहर में स्थित है, बताइए। सॉरी, तो लिंगराज मंदिर जो है ना बच्चों, ये आपका स्थित है श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे है ये लिंगराज मंदिर, श्रवणबेलगोला में नहीं है, सॉरी, ये आपका भुवनेश्वर में है, ठीक है ना। ये कहाँ पे आपका भुवनेश्वर में स्थित है। एक आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि लिंगराज मंदिर जो है ना, यह एक हिंदू मंदिर है। किसका मंदिर है, यह एक हिंदू मंदिर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह समर्पित किसको है, तो ये शिव भगवान को समर्पित है। किसको, ये शिव को समर्पित है, ये शिव का मंदिर है। और किसका है, जब शिव का मंदिर है तो हिंदू मंदिर ही होगा ना, ठीक है। चलिए और ठीक है, और ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी है, यहीं पे ये आपका स्थित है, ठीक है। चलिए तो एक आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए 33 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, किस ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने, ठीक है, किसी ठोस पदार्थ के, एक सेकेंड बोल रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 6-7 में ही पढ़े होंगे कि कोई भी पदार्थ अगर सीधा जो है वाष्प में बदल जाता है, ठीक है, अगर कोई ठोस पदार्थ है और वो सीधा क्या है वाष्प में बदल गया, ठीक है, द्रव में बदले बिना वो वाष्प में बदल गया, ठीक है, तो वो प्रक्रिया आपका कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है उदातीकरण, ठीक है। क्या कहलाता है, उदातीकरण कहलाता है, ठीक है। तो बी आंसर आपका यहाँ 2 आंसर जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उदातीकरण को कहीं कहीं ऊर्ध्वपातन भी लिखा रहता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम तो पढ़े थे कि ऊर्ध्वपातन होता है, तो ठीक है आप लोग याद रखिए, ये इसको ऊर्ध्वपातन भी बोला जाता है, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन को ही उदातीकरण बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ डायरेक्ट अगर वो ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था से ये सीधा क्या होगा, ये वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप नेफ्थिलीन को ले सकते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं, ये सारा चीज़ जो है डायरेक्ट आपका क्या होता है, डायरेक्ट आपका जो है वाष्प में बदल जाता है। चलिए अगला देखिए 34 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, किसने यूट्यूब, ठीक है, जैसे आप यूट्यूब पे अभी वीडियो देख रहे हैं वही यूट्यूब, तो किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी मतलब प्रतिद्वंदी वॉच शुरू किया है। तो यूट्यूब की तरह ही वॉच जो है आपका शुरू किया है, कौन शुरू किया है, और ये शुरू हो गया था आपका 2017 में ही। कब शुरू हुआ था, 2017 में ही शुरू हुआ था, और ये आपका फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, फेसबुक वॉच, ठीक है। बहुत बच्चे पता होगा फेसबुक वॉच के बारे में, वहाँ पे भी आप इसी तरह से वीडियो वगैरह देख सकते हैं। तो ये फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया था 2017 में 9 अगस्त के दिन, ठीक है। तो 9 अगस्त 2017 में ही ये शुरू किया गया था आपका, ठीक है। चलिए तो 2 आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा जा रहा है कि मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहती हूँ। देखिए क्वेश्चन को घुमाने कैसे घुमाता है, यहाँ पे बोल रहा है कि मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि का सबका अधिकार, जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, जहाँ पर जो है खेती योग्य जो भी भूमि होता है ना, वहाँ पे सबका अधिकार होता है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। अधिकार तो सबका होता है, लेकिन किसको जो है कितनी भूमि दी जाएगी ये आपका लॉटरी के थ्रू तय होता है। मैं किस राज्य में रहती हूँ, मतलब ऐसा प्रथा जो है किस राज्य में है, ये आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है। तो ये जो प्रथा है ना, ये आपका मिजोरम में है। कहाँ पे,
मिजोरम में। तो 4 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे लॉटरी फार्मिंग होता है, ठीक है, लॉटरी फार्मिंग किया जाता है। जितना भी ज़मीन होता है ना, वो लॉटरी के थ्रू बांटा जाता है कि किसको कितना ज़मीन जो है खेती के लिए दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये पूरे गांव की ज़मीन होती है। चलिए अगला देखिए इसमें पूछा जा रहा है, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हो। तो आपको कल्पना करना है कि आप कहाँ पे हैं, चांद की सतह पे खड़े हैं। तो जब आप चांद की सतह पे खड़े रहेंगे तो क्या क्या आप में हो सकता है। तो देखिए इसके अनुसार आपका सही आंसर को क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है। तो देखिए आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, चांद पे आप रहेंगे तो पूरी पृथ्वी को आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, पृथ्वी को आप आंशिक रूप से देख सकते हैं। जब आप चांद पर रहेंगे ना तो पूरी पृथ्वी को आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, आधे भाग को ही आंशिक रूप से आप देख सकते हैं, पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, पृथ्वी को आप देख पाएंगे। आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह से देख पाएंगे, नहीं पूरी तरह से आप इसको भी नहीं देख पाएंगे चांद पर से, ठीक है। तो आपका 2 आंसर ही यहाँ पे सही होगा। आप क्या कर सकते हैं, पृथ्वी को आंशिक रूप से देख सकते हैं अगर आप चांद की सतह पे रहोगे तो, ठीक है। तो 2 आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 37 नंबर पूछा जा रहा है, डेंगू बीमारी कैसे होती है। डेंगू बीमारी जो है यह बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, और यह कैसे होती है आपको बताना है। तो देखिए डेंगू बीमारी जो है ना, ये आपको एडिस मच्छर के काटने से होती है। किस मच्छर के, एडिस मच्छर के काटने से होती है, ठीक है। तो 3 आंसर तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ये बात तो पहले आप जान लीजिए। कई बच्चे एनोफिलीज वगैरह लगा देते हैं, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 3 आंसर सही होगा। और एक बात और ध्यान रखना है इसके बारे में, डेंगू बीमारी के लक्षण को पहचानने का तरीका आप लोग जान लीजिए, आपको नॉर्मल लाइफ में भी काम आ सकता है। देखिए किसी को भी अगर डेंगू हुआ है ना, तो उसमें ये 7 लक्षण जो है आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये 7 लक्षण दिख जाएंगे। पहला तो आपका सिर दर्द उसमें होगा, ठीक है, मन का मिचलाना होगा, मतलब मन घूमेगा, अजीब टाइप से लगेगा, उल्टी वगैरह हो सकता है, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द आ सकता है आपको, ठीक है, ठीक है ना, इस सब में दर्द हो सकता है। आँखों के पीछे दर्द रह सकता है, मांसपेशियों में सूजन भी आ सकता है, ठीक है। ये जो आपका त्वचा है, मांसपेशी है, उसमें सूजन भी आपको आ सकता है, और त्वचा पर लाल लाल चकेत्ते, ये सारे लक्षण है, 7 लक्षण है पहचानने के। अगर ये 7 लक्षण में से 5-6 लक्षण या 4 लक्षण भी किसी में दिख रहा है, तो हो सकता है, संभावना है कि आपको डेंगू वगैरह हो गया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखिए 38 नंबर देखिए, इसमें पूछा जा रहा है 1 माइक्रोमीटर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है ना, वो आपको होता है लगभग, अब इसको देखा जाए तो ये कितना होगा, ये आपका 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए इसमें पूछा जा रहा है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो कोई भी अगर स्वस्थ मनुष्य रहेगा ना, तो उसका हृदय जो है 1 मिनट में जो इसका हृदय धड़कता है वो आपका 72 यानी कि 72 बार धड़कता है। 2 आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए कि मनुष्य की हृदय की गति को मापने वाला जो यंत्र होता है ना, ठीक है, मान के लिए आपका हृदय धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, या कितना धड़क रहा है, तो इसको मापने वाला जो यंत्र होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोग्राम। कौन सा यंत्र होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लिख देते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, कार्डियोग्राम इसका काम है, क्या करता है, ये मनुष्य के हृदय की गति को मापता है। तो ठीक है, तो कार्डियोग्राम के द्वारा मापते हैं। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ ले कि मनुष्य के हृदय की गति को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि कार्डियोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। आप बड़े बड़े भवन देखते होंगे तो उस पर एक नुकीला सा देखते होंगे, इस तरह से निकला रहता है, ठीक है, ऊंचे ऊंचे भवन पे इस तरह से एक निकला रहता है, ठीक है, ऊपर में इस तरह से नुकीला टावर की तरह। ये क्यों दिया जाता है, ये भवन को बचाता है, कैसे बचाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो आपको बचाना है ना, आसमान से पैदा होने वाले जो बिजली होती है ना, तरका वगैरह लौका वगैरह लगता है, बिजली जो आसमान से आती है, उससे बचाने के लिए आपको दिया जाता है। देखिए ये काम कैसे करता है आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए इस तरह से लगा दिया जाता है, और इसको जो है नीचे इस तरह से इसको कॉपर तार से लेकर के आकर के इसको नीचे अर्थ से जो है जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तांबे का प्लेट दे करके इसको ज़मीन से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही इस पर त्वरित चालक आएगा, जैसे आपको ऊपर से बिजली इस पर गिरेगी, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से लेकर के सीधे क्या करेगा, इसको ज़मीन में अर्थ से इसको जोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, कोई भी नुकसान वगैरह नहीं होगा। इसीलिए जो है त्वरित संचालक जो है ऊंचे ऊंचे भवनों में लगाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी बिजली वगैरह गिरती है तो वो आपको जो ऊंचा चीज़ होता है वहीं पे गिरता है, ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। चलिए अगला देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि बायोगैस क्या है, ये पूछा जा रहा है,
ठीक है, बायोगैस के बारे में आप सभी को पता होगा। देखिए, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण होता है ना, वही आपका बायोगैस कहलाता है। ठीक है, इसमें जो मीथेन होता है वो 45 से आपका 70% तक जो है आपका मीथेन होता है। ठीक है, ये मीथेन इतना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें जो है 30 से 45% होता है। ठीक है, तो इस दोनों का जो मिश्रण होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, बायोगैस बोला जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखना है। बायोगैस को हम लोग गोबर गैस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, एक सेकेंड लिख देते हैं, सही रहेगा, नहीं तो आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाइएगा अगर गोबर गैस कहीं पर लिख दिया। ठीक है, तो इसको कहीं कहीं गोबर गैस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। या मार्स गैस भी इसको बोला जाता है, मार्स गैस या बायोगैस। ठीक है, या गोबर गैस। ठीक है, ये सब नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 42 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन। ठीक है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत का लौह पुरुष जो है ना, वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि भारत में जो है ना, इनका जो है बहुत ही ऊंचा एक स्मारक जो है बनाया गया है, प्रतिमा बनाया गया है। वो सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है ये भारत की नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण कहाँ पे करवाया गया है, जिसका नाम है आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। बताइए ये कहाँ पे करवाया गया है? गुजरात में कराया गया। ठीक है ना, कितना मीटर है ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिए, 182 मीटर। 182 मीटर ऊंचा जो है स्टेच्यू का निर्माण करवाया गया है, जो कि विश्व में सबसे ऊंचा है ये। ठीक है ना, चलिए। और एक बात पटेल जी के बारे में एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं कि यह जो है ना, देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला देखिए 43 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? गुप्त काल में जो है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त का नाम आप लोग सुने होंगे। समुद्रगुप्त को जो है ना, गुप्त काल में भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ध्यान रखना है आपको। 4 आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सिंपल प्रश्न भी है। इसमें पूछा जा रहा है आपका कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ठीक है, हम ये आपको कई बार बताएं भी हैं कि लाल ग्रह जो है आपको मंगल ग्रह को बोला जाता है। 2 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और नीला ग्रह किसको कहा जाता है, ये भी बात आपको बताना है। तो नीला बोला जाता है पृथ्वी को, नीला ग्रह आपको पृथ्वी को बोला जाता है, और लाल ग्रह जो है मंगल को बोला जाता है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और मंगल ग्रह का 2 उपग्रह भी है। ठीक है, मंगल ग्रह जो है ना, इसका 2 उपग्रह है। कितना? 2 उपग्रह भी है। ये भी पूछा जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला का नाम है फोबोस। ठीक है, और एक उपग्रह जो है उसका नाम है आपका डीमोस। ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, इसका जो है आपका पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता दिए। ठीक है, पहला फोबोस और दूसरा जो है डीमोस। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए अगला देखिए 45 नंबर। बिहार से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको तो आपको ध्यान रखना चाहिए। पूछा जा रहा है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए दोस्तों कि पहले जो है ना, बिहार बहुत ही बड़ा हुआ करता था। ठीक है, ये जो आपको नक्शा यहाँ पे ब्लैक वाला दिख रहा है ना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये चारों राज्य आपस में एक ही हुआ करती थी। कब? 1912 से पहले। 1912 से पहले जो है ये चारों मिलाकर के एक ही राज्य हुआ करता था। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ से आपका 1912 में जो है बिहार अलग हुआ। ठीक है, सबसे पहले इससे बिहार अलग हुआ कब? 1912 में। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका यहाँ जो है 1935 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। बिहार से जो है देखिए, बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों एक हुआ करता था, और पश्चिम बंगाल भी। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल से आपका बिहार अलग हुआ। बिहार, झारखंड और उड़ीसा ये तीनों एक साथ, ये वाला जो पार्ट है ना, एक साथ अलग हुआ 1912 में। फिर आपको 1935 में जो है आपको बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गया। फिर आपका बच गया बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड जब एक था तो झारखंड भी जो है 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हो गया। कब? 2000 ईस्वी में आपका झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो है बंटवारा हो गया था। इसमें पूछा जा रहा है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार जो आपका बंगाल से पृथक हुआ ना, वो हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। इसको आप लोग ध्यान रखना है, 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, बिहार दिवस। ठीक है, बिहार दिवस, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मार्च को मनाया जाता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा, एक सेकंड, हाँ, विश्व में कौन सा पठार जो है वो सबसे ऊंचा पठार है, ये आपको बताना है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है ना, वो है आपका तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको बता दें कि तिब्बत के पठार जो है ना, तिब्बत के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। विश्व का छत, विश्व का छत, ध्यान रखना है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि विश्व का छत किस पठार को बोला जाता है, तो ये तिब्बत के पठार को जो है विश्व का छत भी बोला जाता है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला देखिए, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए आपको कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। 3 आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उस ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर का। किसका? कैलोरीमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका क्या कारण? चींटी को आप देखे होंगे ऐसे सीधी रेखा में ही गमन करेगा, जिधर चलेगा अगला झुंड उधर ही पीछे आप सब लाइन में ही जाएगा। ठीक है, कितना डिसिप्लिन से चलती रहती है, देखते होंगे आप लोग। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, उसके गंध की वजह से। आगे आगे जो चींटी चलती है ना, वह एक प्रकार का गंध छोड़ते चलती है, जिसको जो है सहारा मान करके, जिसको सूंघ करके पीछे पीछे जो है और भी चिड़ियाँ चलती रहती है आपका। ठीक है, उसी का अनुसरण करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है भारत के सबसे बड़े किला का नाम बताइए। सबसे बड़े किले, तो सबसे बड़ा किला जो है ना, सबसे बड़ा किला जो है भारत का, वो है आपका चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। 3 आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है तो वो लोग लाल किला लगा देते हैं आंसर, ऐसा नहीं है। भारत का जो सबसे बड़ा किला है ना, वो है आपका चित्तौड़गढ़ का किला, ध्यान रखना है आपको। और ये आपका भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा किला है, ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। और ये आपका 180 मीटर, कितना? 180 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो फैलाव है लगभग 700 एकड़ में है। 700 एकड़ में इसका फैलाव है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई थी? तो देखिए सबसे प्रथम मेट्रो जो है ना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि दिल्ली में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा जो है ना, वो आपका कोलकाता में शुरुआत किया गया था इसका। और इसका जो शुरुआत है ना, इतना पहले शुरू किया गया था, आप लोग का वो बिलीव भी नहीं होगा। ये जो शुरुआत किया गया था ये 1984 में ही किया गया था। कब? 1984 में जो है प्रथम, भारत में प्रथम मेट्रो का शुरुआत 1984 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है इससे संबंधित। 50 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख लिए हैं। 50 में उम्मीद करते हैं कि आप लोग 30 क्वेश्चन तो सही कर ही दिए होंगे। ठीक है, और जितना क्वेश्चन आपका सही होगा लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए हम लोग छोड़ के जाएंगे, जिसका आंसर भी आपको करना है। साथ ही साथ हम बताएंगे कि आपको इसका PDF कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो PDF को भी आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, इससे दोबारा जो है रिवीजन करने में सही रहेगा। ठीक है ना, PDF भी आपको फ्री में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको PDF जो है मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 51 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मैं एक जलीय जंतु है, ये बोल रहा है कि मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूँ। इसको भोजन पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालना पड़ता है, पेट से बाहर इसको अमाशय को निकालना पड़ता है। मेरा नाम क्या है? देखिए, तो ऐसा जो करता है ना, वो कौन है बताइए? इसका क्या है? ये आपका है, आपका स्टार फिश को बोला जाता है, जिसको तारा मछली भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको स्टार फिश भी लिखा रहेगा, स्टार फिश। ठीक है, वही जो क्या करती है, भोजन को पकड़ने के लिए अपने मुख से अमाशय को बाहर ये निकालती है। ठीक है, अगला देखिए अगला यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है? 52 नंबर। 52 नंबर में पूछा जा रहा है कि परम क्या है। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि परम क्या है, तो आपको बता दें कि परम एक सुपर कंप्यूटर है। एक आंसर आपका सही हो जाएगा, हाँ एक यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों ये परम जो है ना आपका CDAC का नाम सुने होंगे, बहुत बच्चे नहीं सुने हैं तो आप लोग सुन लीजिए CDAC, ठीक है। CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा ही जो है इसको डिजाइन किया गया है परम को, और इसी के द्वारा असेंबल वगैरह भी किया गया है, ठीक है। तो ये आपका एक सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखना, इतना ही बात आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका निर्माण भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आपका 1991 में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 नंबर, ये मधुबनी चित्रकला से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ये काफ़ी ही आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको अच्छे से थोड़ा देखिए, देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। ये आपका कथन वाला है, तो पहले कथन को देखना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में यहाँ पे 4 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही कथनों का चयन करें। इनमें से सही कथनों का, सही का चयन करना है, गलत का चयन नहीं करना है आपको। तो देखिए इसमें से सही कौन सा है हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें बोल रहा है कि यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, बिल्कुल सही बात है। यह चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। इस चित्रकला का जो आपका विषय वस्तु होता है ना, वो पुरुष महिला सब पे केंद्रित होता है, पशु पक्षी वृक्ष, ठीक है, हर एक चीज़ पे होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस चित्रकला को बनाने वाले पुरुष और महिला दोनों होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसमें महिला ही होती है, ठीक है, लेकिन पुरुष भी होता है आपका, ठीक है। ये दोनों कथन गलत हो जाएगा, ये दोनों आपका सही है। तो 53 का A और B सही है, तो A B किस में दिख रहा है, सिर्फ एक में दिख रहा है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मधुबनी चित्रकला को हम लोग मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं आपको मिथिला पेंटिंग या फिर मधुबनी पेंटिंग लिखा रहे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 54 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। 2 कथन दिया गया है, कथन 1 और कथन 2। दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। किसका सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए कथन 1 में बोला जा रहा है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, बिल्कुल सही है। ब्रेल लिपि जो होता है वो अंधों को पढ़ने के लिए होता है, अंधे जो लोग होते हैं उसको पढ़ने के लिए यह एक लिपि है। उसमें क्या होता है, मोटे मोटे कागज पर जो है उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, जिसको छू करके वो लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है। उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि, इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है यहाँ पे सही है। इसके अनुसार आपका आंसर जो हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, मतलब एक आंसर ही इसका करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यहाँ भी 2 कथन दिए गए हैं। दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। क्या करना है, सही उत्तर का जो है आपका चयन करना है, सही उत्तर का चयन कीजिए इसमें। तो कथन 1 में बोल रहा है, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उसको आप नहीं भर सकते, निम्न दाब पे, उच्च दाब करके भरेंगे तो वो भरा सकता है आपका। तो ये आपका कथन 1 जो है गलत हो गया। सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, ये बात आपका बिल्कुल ही सही है। मतलब कथन 1 आपका गलत है और कथन 2 सही है। तो कथन 1 गलत और 2 सही कहाँ पे दिख रहा है, कथन 1 गलत परंतु कथन 2 सही, मतलब 4 में दिख रहा है। तो 4 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चे 4 आंसर कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 56 नंबर, इसमें बोला जा रहा है, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, ठीक है। वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से क्या होता है, विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, वो क्या कहलाता है। एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत मतलब पिघलता नहीं है और नहीं मुड़ता है। और एक होता है कि गर्म करने पे वो आसानी से पिघल जाएगा और आसानी से क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो जो आसानी से पिघल जाएगा और मुड़ जाएगा, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। तो इसका 2 आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ना, ये आपका स्थित है कहाँ पे, ये बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपका, बेंगलोर में स्थित है। 2 आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है ना, स्थापना भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी। कब, 1909 ईस्वी में जो है, ठीक है, की गई थी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सहयोग किए थे वो जमशेदजी टाटा जो है सक्रिय सहयोग जो है आपको उस समय में किए थे, ठीक है। चलिए
चलिए अगला देखिए 58 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पेशियों में थकान किस कारण से होती है। पेशियों में थकान किस कारण से होती है। पेशियों का मतलब होगा आपका हाथ पैर मसल, ठीक है, मसल में जो है थकान किस कारण से होती है ये आपको बताना है। तो ये जो थकान होती है ना, ये लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। किसकी वजह से। लैक्टिक अम्ल अगर आपके पेशियों में जमा हो जाता है किसी एक जगह पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है। ठीक है, तो क्या होगा, 3 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 59 नंबर पूछा जा रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान यहाँ पे पूछ रहा है। वो किसका, उदासीन विलयन का पीएच मान पूछ रहा है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ना, ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है आपका कितना, 7। कितना होता है, 7 होता है। तो 2 आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो अम्लीय विलयन होता है ना, उसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। तो 7 से कम किसका होता है, अम्लीय का। अम्लीय का 7 से कम होता है। और जो क्षारीय होता है उसका होता है 7 से अधिक। क्षारीय का क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और अम्लीय का होता है 7 से कम। और जो उदासीन होता है ना, उदासीन का होता है 7। ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, उदासीन का 7 होता है। और एक बात और ध्यान रखिए, अम्लीय वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। ये आपका खट्टा होता है स्वाद में, ठीक है। और जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं वो आपका होता है क्षारीय। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा। कभी पूछ लेगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बताना है 7 से कम। पूछ लेगा क्षारीय विलयन का मान कितना होता है, तो वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, और उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7 होता ही, इस प्रश्न में पूछा ही गया था। तो 2 इसका सही आंसर होगा, लेकिन इससे संबंधित जो भी चीज़ें थी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे 60 नंबर, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। आप सभी को इसका आंसर कमेंट में करना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करना है। कमेंट में कीजिए, ठीक है। चलिए कमेंट में आप लोग इसका आंसर कर दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में करते हैं। ठीक है, तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है ना, वो है आपका बरौनी में। कहाँ पे है, बरौनी में है ये तेल शोधक कारखाना। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना था ना, वो आपका था कहाँ पे, भारत का पहला, ठीक है, वो था आपका डिगबोई में। कहाँ पे, भारत का पहला तेल खाना जो है आपका डिगबोई में था। और डिगबोई कहाँ पे है, असम में है। कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, और इसका स्थापना हुआ था 1901 ईस्वी में। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पे था। तो पहला जो था ना, पहला लिख देते हैं, पहला भारत का, तो भारत का पहला जो तेल शोधक कारखाना था वो आपका डिगबोई में था, जो असम में है आपका। और इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में की गई थी। ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। लेकिन बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो आपका बरौनी में है, जो अभी कार्यरत है, चालू है, आपका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 61 नंबर देखिए। 61 नंबर में पूछा जा रहा है आपका कि जैव गैस के मुख्य घटक क्या है। तो देखिए जैव गैस के जो मुख्य घटक होते हैं ना, वो उसका 2 ही मुख्य घटक है। पहले आपको बता दें तो जैव गैस का पहला मुख्य घटक आपका मीथेन है, और दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, पहला है आपका मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बायोगैस के नाम से भी हम लोग जान रहे थे। तो यहाँ पे 2 आंसर इसका सही हो जाएगा। और आपको ये भी हम बताए थे कि इसमें जो मीथेन है ना, मीथेन ये आपका होता है 75% तक। ठीक है, ये आपका 75% तक होता है। और CO2 जो होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये आपका होता है 25%। ये भी बात आपको हम पीछे एक क्वेश्चन में बताए थे शायद। हाँ, ठीक है, चलिए अगला देखिए 62 नंबर, मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय में काटते हैं। ये तो अजीब है भाई। ये मच्छर जो है ना, ये आपको काटता है कब, ये बताना है। तो ये आपको सुबह से 7 बजे से शाम के 5 बजे तक ही ये आपको काटता है। मलेरिया का जो मच्छर होता है ये आपका दिन में काटता है। ठीक है, इसीलिए मलेरिया के मरीज को दिन में भी मच्छरदानी वगैरह लगा करके उसको जो है रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मच्छर दिन में ही आपका काटता है। सॉरी, दिन में नहीं, शाम में, शाम 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक, ये रात में आपका काटता है। ठीक है ना, एक आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। खास करके ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आपका काटता है। ठीक है ना, सूर्योदय जिस समय होता है और जिस समय सूर्यास्त होता है ना, उस समय काटता है। इतना आपको ध्यान रखना, कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा रहता है। ठीक है ना, ये शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे, इस टाइम में आपका काटता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में। अगला देखिए 63 नंबर पूछा जा रहा है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए।
पानी के अंदर अगर ध्वनि तरंग को मापना हो तो उसमें कौन सा उपकरण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? तो पानी के अंदर जो ध्वनि तरंग मापा जाता है वो मापा जाता है हाइड्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोफोन के द्वारा। 4 आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 64 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? ठीक है, मानव में ऊर्जा और सामग्री का क्या स्रोत है? तो देखिए ऊर्जा सामग्री का जो स्रोत है मानव में वो है आपका भोजन। भोजन आप करोगे तभी तो आप में ऊर्जा आएगा। ठीक है, तो 3 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? तो भारत में जो पहली तार लाइन है ना, ये आपका बिछाया गया था कलकत्ता और आगरा के बीच। कहाँ कहाँ? कलकत्ता और आगरा के बीच बिछाया गया था। तो एक आंसर आपका बिल्कुल ही सही होगा। और ये बिछाया गया था लगभग 1851 के आसपास ही आपका। ठीक है ना, तो ये भी बात ध्यान रखना है। अगला देखिए 66 नंबर में पूछा जा रहा है कि नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन हैं। ठीक है, जंगल अधिकार कानून। ठीक है, तो नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, जंगल अधिकार कानून के संबंध में कौन सही है ये आपको बताना है। ये 3 कथन यहाँ पे ABC करके दिया गया है। देखते हैं आखिर कौन जो है आपका सही है। तो देखिए यह कानून 2009 में पारित किया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका 2009 में पारित नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था 2006 में। कब? 2006 में पारित किया गया था। तो ये तो आपका गलत हो गया। इसमें बोला जा रहा है कि इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की ज़मीन पर हक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, 50 साल नहीं, ये हो जाएगा आपका 25 साल। जो 25 साल से रहते हैं ना, 25 साल से, उस पर आपका उसका हक हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। बिल्कुल सही बात है, ये ग्राम सभा का होता है। तो सी आपका यहाँ पे सही है। तो 3 आंसर हो जाएगा केवल सी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये जंगल अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ था ये भी कभी पूछ लेता है। तो ये हुआ था 2006 में। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ लेगा कि किसका अधिकार होता है, कितने समय से जो लोग रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोग 25 साल से लगातार रह लिया ना, तो उसका वहाँ पे हक हो जाएगा। ठीक है, ज़मीन पे। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादीर कहा जाता है? किस प्राचीन नृत्य शैली को जो है सादीर कहा जाता है? तो भारत का वह नृत्य शैली है आपका भारतनाट्यम। भारतनाट्यम को सादीर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सादीर भी इसको बोला जाता है। ध्यान रखना है आपको। तो 3 आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा जा रहा है उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, उससे विपरीत दिशा में वो कौन सा ग्रह चलता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो ग्रह है आपका ना, वो है आपका ने यूरेनस। यूरेनस क्या करता है? ये आपका विपरीत दिशा में घूमता है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिए 69 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है आप ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई है। ठीक है, नारियल तेल में, वैसे तो हम लोग सिंपल किस में बनाते हैं, सरसों के तेल में बनाते हैं, लेकिन आप ऐसे जगह पे घूमने गए हैं जहाँ पे आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली जो है वो खाने के लिए परोसी गई है। बताइए आप किस जगह घूमने गई हैं? तो आप कहीं साउथ की तरफ ही घूमने गए होंगे। ठीक है, तभी तो आपको नारियल तेल में बनी हुई मछली जो है आपको परोसा गया है। तो वो जगह आपका होगा गोवा। कौन सा? गोवा। 2 आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गोवा में जो है नारियल तेल और समुद्री मछली जो है वहाँ पे ज़्यादा उच्च उपज होती है। ठीक है, तो आपका 2 आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? सच बात उन्होंने बोला, जो भी बोला है भाई सच बोला है। असंभव शब्द जो है ना वो मूर्खों की डिक्शनरी में ही पाया जाता है। जो लोग ज्ञानी होते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि असंभव शब्द जो है वो मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? तो ये कहा गया था आपको किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। तो 4 आंसर इसका जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि असंभव शब्द जो है वो मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। ठीक है, तो 4 आंसर यहाँ पे इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 70 प्रश्न देखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। जो बच्चे अंत तक क्लास को देखें उनको पता चला होगा कि आज का क्लास जो है कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हाँ सर क्लास अच्छा लगा। ठीक है,
बिल्कुल आप लोग बताइएगा, और कमेंट में एक क्वेश्चन का भी आंसर देना है। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम समझ जाएंगे कि वो बच्चे लास्ट तक जो है वो क्लास को देखें। क्वेश्चन है आज आपका कि बिहार का राजकीय पक्षी, ठीक है, बिहार का जो है राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी, बिहार का राजकीय पक्षी का नाम आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्लास को अंत तक देखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, हम आपको बता देते हैं। तो पीडीएफ के लिए सिंपल आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है LGR स्टडी ऐप। क्या करना है, LGR स्टडी ऐप जैसे ही सर्च करेंगे तो ये दो एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा, एक व्हाइट लोगो में होगा और एक रेड लोगो में। ये दोनों एप्लीकेशन अपना ही है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये जो रेड वाला एप्लीकेशन है इसी के अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और ये आप बोलेंगे सर जब रेड वाला में पीडीएफ मिल जाएगा तब फिर व्हाइट वाला क्यों डाउनलोड करें? तो व्हाइट वाले का भी विशेषता आपको बता देते हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये सिर्फ 3 MB का एप्लीकेशन है, ये आपका ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, और इसके अंदर आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा ITI के लिए, पीडीएफ मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। सारा चीज़ जो है यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे आप फ्री में टेस्ट जा करके देख सकते हैं। हज़ारों की हज़ार संख्या में बच्चे यहाँ पे टेस्ट देते हैं, और उसमें आपका रैंक भी पता चल पाएगा कि आप मान के लिए 10,000 बच्चा टेस्ट दिया तो 10,000 में आपका रैंक कितना आया वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आपको ITI एक बार में क्लियर करना है अच्छे रैंक के साथ, अगर आप मनचाहा रैंक चाहते हैं तो आप लोग क्लास को रेगुलर देखिए, अच्छे से देखिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छा से बेहतर तैयारी हो, इससे जो बेहतर, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए ये रेड एप्लीकेशन है ना, इसी में आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, जिसका प्राइस सिर्फ 499 है। कितना? 499 है। इतना पे करके आप पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्लास मिल जाएगा पूरे डिटेल में, ठीक है। और पेड कोर्स ज्वाइन करने से संबंधित कोई आपको डाउट हो या फिर कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर आप लिख लीजिए, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा गलती होगा, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए, 1 लाख आप लोग पूरा दीजिए, ठीक है। 1 लाख आप लोग पूरा दीजिए, लगभग जो है 4,000 बचा हुआ है, जल्दी से आप लोग इसको पूरा दीजिए, फिर जो है और भी बेहतर आपका चलेगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू सभी को।